नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए हिंदी के शिक्षण वीडियो की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 8 है। इसके बाद हम 2 वीडियोस और देखेंगे। इस तरह हम 10 वीडियो के माध्यम से इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप ईमानदारी के साथ इस टेस्ट सीरीज को फॉलो रखें, अपनी स्टडी पर ध्यान दें, क्योंकि समय काफ़ी अधिक फास्ट गति से निकल रहा है। एक काफ़ी अधिक फेमस कहावत है कि आप शांति काल में जितना अधिक पसीना बहाएंगे, युद्ध काल में आपको उतना ही कम रक्त बहाना पड़ेगा। तो ये जो समय है ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। आप अपनी स्टडी पर ध्यान दें अगर आप रीट एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अध्यापक वर्णों की आकृति को बिंदुओं के माध्यम से श्यामपट्ट पर बना देता है। जैसे कि समझिए कि ये यहाँ पर ये आकृति अ की, ठीक है। इन बिंदुओं को छात्र आपस में मिला लेते हैं इस प्रकार और वर्ण लेखन करना सीख जाते हैं। तो निम्न विधि कौन सी आप बताएं? स्वतंत्र अनुकरण विधि, खेल खिलौना विधि, पेस्टोलॉजी विधि या फिर रूपरेखा अनुकरण विधि। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये विधि है रूपरेखा अनुकरण विधि। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो लेखन कौशल की विधियां हैं, लेखन कौशल की विधियों को 2 भागों में बांटा गया है, सीखने सिखाने की विधियां और सुलेख की विधियां। सीखने सिखाने की विधियों में एक विधि आती है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि को 2 भागों में बांटा गया है, स्वतंत्र अनुकरण विधि और रूपरेखा अनुकरण विधि। तो ये आप ध्यान रखिएगा सारा। आगे देखते हैं, फिर आगे दे रखा है यहाँ पर, खेल खिलौना विधि के प्रवर्तक कौन है? मारिया मोंटेसरी, अरस्तु, सुकरात या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, खेल खिलौना विधि के प्रवर्तक है मारिया मोंटेसरी। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा। और जो ये खेल खिलौना विधि है ये वर्ण लेखन की सर्वश्रेष्ठ विधि है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है, किस मौन वाचन में पाठ्य वस्तु में से मुख्य बिंदुओं को चिन्हित कर वाचन किया जाता है? द्रुत वाचन, सिंहावलोकन, विहंगावलोकन या फिर कोई नहीं। ये तीनों प्रकार है मौन वाचन के। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 विहंगावलोकन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसमें मुख्य बिंदुओं को चिन्हित कर वाचन किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है, अध्यापक छात्रों को अपनी पाठ्य पुस्तक में से दैनिक रूप से किसी एक पाठ्यांश को लिखने का निर्देश देते हैं, यह विधि कौन सी है? अनुलेख विधि, प्रतिलेख विधि, श्रुतलेख विधि या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रतिलेख विधि, ठीक है। यहाँ पर नकल करने को ही बोल रहा है, पाठ्य पुस्तक में से दैनिक रूप से यानी हमेशा किसी एक पाठ्यांश को लिखने के निर्देश देता है, तो ये प्रतिलेख विधि होगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैंने अभी आपको आगे बताया था, लेखन कौशल की विधियों में 2 प्रकार की विधियां हैं, सीखने सिखाने की विधियां और एक है सुलेख की विधियां। तो सुलेख की विधियों के अंतर्गत ये 3 ही विधियां आती है, अनुलेख विधि, प्रतिलेख विधि और श्रुतलेख विधि। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर किस नाटक शिक्षण विधि का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? कक्षा अभिनय विधि, रंगमंच विधि, मूक अभिनय विधि या फिर कोई नहीं। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, प्राथमिक स्तर पर नाटक शिक्षण की विधि जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वो है मूक अभिनय विधि। मूक यानी बिना बोले अभिनय करना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, पद्य शिक्षण की रसानुभूति विधि किस स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ है? नर्सरी स्तर के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए, उच्च स्तर के लिए या फिर कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, रसानुभूति विधि जो कि पद्य शिक्षण की एक विधि है, ये सर्वश्रेष्ठ है उच्च स्तर के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, किस विधि में अध्यापक कक्षा में सस्वर वाचन करने से पूर्व पाठ के भाव को मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है? गीत विधि, व्यास विधि, समीक्षा विधि या फिर तुलनात्मक विधि। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 व्यास विधि में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सस्वर वाचन क्या होता है? स्वरों के साथ जो वाचन किया जाता है उसे सस्वर वाचन कहते हैं। इस विधि में, व्यास विधि में, सस्वर वाचन से पूर्व पाठ के भावों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है अध्यापक। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। व्यास विधि के प्रवर्तक कौन है? श्रीधर व्यास, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है, गद्य शिक्षण की उच्च स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है?
आदर्श विधि, अर्थबोध प्रणाली, समीक्षा प्रणाली या फिर तुलनात्मक प्रणाली। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। गद्य शिक्षण की उच्च स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है आदर्श विधि या फिर आदर्श प्रणाली। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और गद्य शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधि या फिर प्रणाली भी यही है, आदर्श प्रणाली। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कहानी शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। कहानी कथन विधि, चित्र कहानी विधि, अधूरी कहानी पूर्ति विधि या फिर कोई नहीं। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा चित्र कहानी विधि। ये आप ध्यान रखिएगा, चित्र कहानी विधि एक प्रकार है कहानी शिक्षण विधियों में, ठीक है। और जो कहानी शिक्षण है उसकी प्राथमिक स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है चित्र कहानी विधि। और कहानी शिक्षण विधियों को 3 भागों में बांटा गया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहानी कथन विधि, चित्र कहानी विधि और अधूरी कहानी पूर्ति विधि। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, पद्य शिक्षण की किस विधि की उत्पत्ति प्रश्नोत्तर विधि से हुई है। समीक्षा विधि, खंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि या फिर तुलनात्मक विधि। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, पद्य शिक्षण की वह विधि जिसकी उत्पत्ति प्रश्नोत्तर विधि से हुई है वह है खंडान्वय विधि। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस विधि के प्रवर्तक कौन है। इस विधि के प्रवर्तक है सुकरात, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, फिर आगमन निगमन विधि के जनक कौन है। अरस्तु, सुकरात, प्लेटो या फिर क्रो एंड क्रो। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, आगमन निगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगमन निगमन विधि के शिक्षण सूत्र आप ध्यान रखिएगा। इसके 3 इंपॉर्टेंट शिक्षण सूत्र हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये आप ध्यान रखिएगा। और एक होता है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, और इसके अलावा एक और है निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर। तो ये तीनों शिक्षण सूत्र आप ध्यान रखिएगा आगमन निगमन विधि के। आगे देखते हैं, फिर अष्टाध्यायी में जो नियम लिखे गए हैं उन्हें याद करने के लिए किस विधि का निर्माण किया गया था। व्याकरण अनुवाद विधि, तूपड़ विधि, सूत्र विधि या फिर समवाय विधि। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सूत्र विधि। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। सूत्र विधि के प्रवर्तक कौन है। पाणिनि, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये विधि रटने पर आधारित है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, किस विधि में सैद्धांतिक की अपेक्षा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। समन्वय विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, तूपड़ विधि या फिर सूत्र विधि। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समन्वय विधि। इसके अंतर्गत सैद्धांतिक की अपेक्षा व्यावहारिक ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है। और इसके प्रवर्तक कौन है, जनक हर्बर्ट स्पेंसर, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो विधि है ये एक प्रकार की अध्यापक केंद्रित विधि है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे देखते हैं, अध्यापक का उच्चारण होना चाहिए स्पष्ट, शुद्ध, प्रभावी या फिर सरल। वैसे तो ये चारों सही है, लेकिन इनमें से सबसे अधिक उपयुक्त ऑप्शन कौन सा है वो आप बताएं। तो अध्यापक का उच्चारण होना चाहिए शुद्ध, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। काठिन्य निवारण विशेष बल दिया जाता है नाटक शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, पद्य शिक्षण में या फिर व्याकरण शिक्षण में। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, काठिन्य निवारण का विशेष बल दिया जाता है गद्य शिक्षण में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो काठिन्य निवारण है इसको गद्य की आत्मा भी कहा जाता है, ये फैक्ट भी आप साथ में ध्यान रखना। आगे देखते हैं, गद्य शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है काव्य विधि, व्याख्या विधि, आगमन विधि या फिर सूत्र विधि। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्याख्या विधि, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, रचना शिक्षण की किस विधि में पहले रचना कराई जाती है फिर उसी प्रकरण का बोध कराया जाता है। तो आप बताइए रचना शिक्षण की विधि कौन सी है। तो यहाँ पर जो ये चारों विधियां दे रखी हैं ये रचना शिक्षण की विधियां हैं। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि में पहले तो रचना कराई जाती है फिर उसी प्रकरण का बोध कराया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो ये उद्बोधन विधि है ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, इकाई विधि का यहाँ पर दोष कौन सा है। कौशल अविकसित करना, क्रमिकता का अभाव,
प्रशिक्षण की विधि होना या फिर शिक्षण सामग्री का बंटवारा करना। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्रमिकता का अभाव पाया जाता है इकाई विधि में। आगे देखते हैं, व्याकरण की शिक्षा का आरंभ कब करना चाहिए? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, व्याकरण की शिक्षा का आरंभ करना चाहिए भाषा पर अधिकार होने पर। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं फिर, सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप बताएं इनमें से सही आंसर क्या होगा? जो सूत्र प्रणाली है ये आधारित है सूक्ष्म से स्थूल जो शिक्षण सूत्र है उस पर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि जो सूत्र विधि है उसके प्रवर्तक कौन है। अभी मैंने आपको आगे बताया था। सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने का उद्देश्य है भावात्मक, कौशलात्मक, ज्ञानात्मक या फिर रागात्मक। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ज्ञानात्मक। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आगे देखते हैं, प्रबलन कौशल के जनक कौन है? H.C. हॉल, वर्दिमर, एचिसन या फिर एलन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, H.C. हॉल। आगे देखते हैं फिर, इकाई विधि के लक्ष्य और उद्देश्य होने चाहिए सरल, निश्चित, प्रभावी या फिर उक्त सभी। तो इकाई विधि के लक्ष्य और उद्देश्य ये होने चाहिए निश्चित। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं फिर, ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं व्यंजन, स्वर, शब्द या फिर वाक्य। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वर। सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली का आरंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किस सन में हुआ था? तो आप बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1960 में। फिर आगे देखते हैं, व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि के साथ प्रयोग उत्तम रहता है? प्रश्नोत्तर विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, दूरस्थ विधि या फिर सूत्र विधि। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रश्नोत्तर विधि। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं फिर, शिक्षण की विधा नहीं है भाषण, सूक्ष्म शिक्षण, वाद विवाद या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण की विधा नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, समवाय विधि उपयोगी है रचना शिक्षण में, वाक्य शिक्षण में, यहां पर ये व है, ब दोनों में या फिर कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, समवाय विधि ये उपयोगी होती है इन दोनों में, रचना शिक्षण में भी और व्याकरण शिक्षण में भी। तो ये आप ध्यान रखिएगा स्पेशली। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भाषाई कौशल में अंत में विकास कराना चाहिए। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सुनने का, बोलने का, पढ़ने का या फिर लिखने का। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, लिखने का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस विधि में वर्ण लेखन करना सिखाया जाता है? ध्वनि साम्य विधि, साचर्य विधि, वाक्य विन्यास विधि या फिर प्रेस्टालॉजी विधि। तो आपका जितना भी स्कोर आए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो वर्ण लेखन करना सिखाती है वो विधि कौन सी होगी? वो होगी ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये होगी पेस्टालॉजी विधि। ये आप ध्यान रखिएगा। और वर्ण लेखन की सबसे सरल विधि पेस्टालॉजी विधि ही है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और ये किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो ये अंश से पूर्ण शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी ये हिंदी के शिक्षण वीडियो की टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगी तब हम वापस मनोविज्ञान का रिवीजन करेंगे, क्योंकि सबसे हार्ड जो सब्जेक्ट है वो है मनोविज्ञान और उसमें प्रैक्टिस काफ़ी अधिक जरूरी है। तो आप चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।